अब देखो वही सब ठीक है, मैंने केवल नाम लिखा है बच्चों, उसमें इतना टेंशन मत लो, ठीक है। ऊपर दिख रहा है इतना भी नहीं है, ठीक है, केवल नाम लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, केवल हेडिंग है, ठीक है ना, केवल हेडिंग है, निश्चिंत रहो उसके लिए। अब देखो अगर मैं बात करती हूं तो आपके यहां भारत में मानवाधिकार संरक्षण एक अधिनियम था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, संरक्षण अधिनियम क्या था 1993, ठीक है 1993। इस अधिनियम के द्वारा, ध्यान से सुनना, इस अधिनियम के द्वारा संसदीय प्रक्रियाओं से इसे सांविधिक आयोग बनाया गया। अब मैंने कल जो बच्चे क्लास में थे, कल जो स्टूडेंट्स क्लास में थे, मैंने उन सब बच्चों को ये बात समझा दी थी कि कुछ आयोग ऐसे होते हैं जो सीधे केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्ताव से बनते हैं, सीधे मंत्री परिषद के प्रस्ताव से बनते हैं, और कुछ ऐसे आयोग होते हैं जो संसद में प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्हें रखा जाता है, उन पर अधिनियम बनता है, और अधिनियम बनने के बाद में हालांकि उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं होता है। देखो संवैधानिक जो है, तो एक बार देख लो, कल भी मैंने समझाया था, आज भी एक बार थोड़ा सा देख लो। एक तो होता है संवैधानिक और एक होता है गैर संवैधानिक, ठीक है, एक होता है संवैधानिक और एक होता है गैर संवैधानिक। तो जो गैर संवैधानिक होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। दो तरीके से कैसे बनेंगे? एक तो वो जो संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं, मतलब वो आयोग जिनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उन्हें पारित करवाया जाता है, फिर राष्ट्रपति अधिनियम बनाकर उन्हें क्या करता है, अधिनियम बनाने के बाद उनकी स्थापना करता है। परंतु कुछ आयोग ऐसे होते हैं जो सीधे ही मंत्री परिषद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति के आदेश पर बनाए जाते हैं। इन अधिनियमों को हम सांविधिक नहीं कहेंगे। ऐसे अधिनियम जो गैर संवैधानिक है, संविधान में व्याख्या नहीं है, ऐसे अधिनियम जिनकी संविधान में व्याख्या नहीं है, तथा वह संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा अधिनियम बनाकर गठित किए गए हो, वो कहलाते हैं सांविधिक। ये ध्यान रखना, बच्चे पूछ लेते हैं कई बार में सांविधिक, एक तो होता है संवैधानिक और एक होता है सांविधिक। तो सांविधिक वो जो संसद बनाती है, और ये ऐसे गैर संवैधानिक है जिन्हें संसद द्वारा निर्माण नहीं किया जाता, जो सीधे ही मंत्री परिषद के प्रस्तावों से बनते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर? अब देखो मेरी बात को समझना, इस अधिनियम के द्वारा, ये अधिनियम किससे द्वारा बना? संसदीय प्रक्रियाओं से बना। इसे क्या कहेंगे? इसे सांविधिक आयोग कहेंगे, गैर संवैधानिक करेंगे। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। आगे समझना, मानव संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा क्या कहा गया कि केंद्र में तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाए केंद्र में तो, और इसने कहा राज्यों में अलग से राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाए, अलग से राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाए। अब जो कांस्टेबल का, जो पटवारी लेवल का जो स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर जैसे फर्स्ट ग्रेड में कमीशंस है, तो उनके जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। राजस्थान में जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब हुई है बच्चों? 2000 में हुई है, ठीक है। यह आपकी पिछली बार राजस्थान पुलिस के पेपर में था, मानवाधिकार आयोग से प्रश्न। अब अगर कोई बच्चा कहे कि मैडम मानवाधिकार हमारे है या नहीं है, तो आयोग एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको विस्तृत सिलेबस में नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि आयोग आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है ना, सीधा प्रश्न आ जाता है। तो आयोगों की आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। पर मैंने ये देखा है कि 2-3 दिन से, मैं जब से आयोग पढ़ाने लगी हूँ, जनसंख्या में बहुत ज्यादा कमी हो गई है, ठीक है। कारण आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं, अगर क्लास में कोई कमी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि कमी में सुधार हो, जनसंख्या घटने की बजाय बढ़े, ठीक है ना।
बिल्कुल रामकिशोर जी, ये आपके लिए खुशखबरी है कि इसका कोई आर्टिकल नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहा यह गैर संवैधानिक है। अनुच्छेद तो उसका होगा ना जो संविधान में है, जो संविधान में ही नहीं है उसका अनुच्छेद कैसा होगा रामकिशोर जी, ठीक है ना। ध्यान रखो, ये अच्छी खुशखबरी तुम्हारे लिए, आर्टिकल से तुम्हारा पीछा छूट गया। अब लगभग मैं जितने भी आयोग करवाऊंगी उनमें अनुच्छेद नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, अनुच्छेद नहीं है। अब आगे बात को समझना। इन्होंने कहा कि केंद्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया जाए और राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया जाए। उस आधार पर मैं अगर राजस्थान विशेष की बात करती हूं तो ध्यान रखना, राजस्थान विशेष में बाकी कोई अगर अदर स्टेट का बच्चा है तो वो भी ध्यान से सुन ले, उनके स्टेट में अलग अलग समय पर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2000 में। अब एक एग्जाम में प्रश्न, पिछली बार तो ध्यान से सुनना, ये आया था कि कब हुई थी। इस बार प्रश्न जैसे ये बन सकता है, एक प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान में मानवाधिकार आयोग, मैं थोड़ा सा राजस्थान परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ, सुनना मेरी बात को, चाहे राजस्थान हो किसी भी राज्य में या किसी राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में, हरियाणा में, किसी भी राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई है। किसी भी राज्य में, चाहे वो हरियाणा हो, बिहार हो या राजस्थान हो, किसी भी राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई है। तो बच्चों ये पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक उदाहरण है, राजस्थान में हुई तो 2000 में है, परंतु राजस्थान में जो अधिनियम था उस कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी, 1993, मतलब 1993 अधिनियम कौन सा था, 1993 का। ये ध्यान रखना, क्योंकि होगा क्या, राजस्थान वाला बच्चा ये सोचेगा कि मैडम 2000 में तो बड़ा है, कोई 7 साल पुराना अधिनियम थोड़ी ना है। देखो डिफरेंस देखो कितना है, 7 साल। राजस्थान कितना लेट जागी है, 93 में केंद्र में बन चुका था। राजस्थान विशेष में कब बना है, राजस्थान विशेष में 2000 में बना है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, मानवाधिकार का अधिनियम है 1993 और इस अधिनियम में एक संशोधन भी हुआ था अभी 2006 में। इस अधिनियम में 2006 में संशोधन भी हुआ था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, संशोधन भी हुआ था। तो 2000 में स्थापित हुई थी राजस्थान में अधिनियम कौन सा, 1993 में। या किसी भी राज्य में, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, किसी भी राज्य में अधिनियम कौन सा होगा बच्चों, 1993 में। ये ध्यान रखना। चलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां तक हमने क्या पढ़ा, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर संसदीय प्रक्रियाओं में, मतलब संसद के द्वारा बनाया गया और इसे सांविधिक आयोग कहते हैं। यह गैर संवैधानिक आयोग है जिसमें केंद्र में तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया जाएगा और राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब देखो, अब बात को समझना, ये जो अधिनियम है, ठीक है, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम की क्या विशेषता है या इस अधिनियम के द्वारा हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग को कैसे बनाया गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, मानवाधिकार आयोग बहुसदस्यीय संस्था है। क्या है, बहुसदस्यीय संस्था, मतलब इसके जो सदस्य हैं वो एक से ज्यादा होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर कोई किताब ले रखी है किसी बच्चे ने 2018 से पहले की, तो 2018 से जो पहले की किताबें ले रखी है उनमें डाटा गलत नहीं है, मतलब उनमें डाटा पुराना है। अगर किसी ने 2019 या 20 की अभी कोई लेटेस्ट बुक खरीदी है तो उसमें डाटा अलग है। डाटा कैसे अलग है देखना, फिर मेरी बात को समझना। इसमें जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, किस प्रकार होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसी में योग्यता भी साथ में समझाऊंगी मैं। देखो सदस्य में क्या होगा, एक तो होगा अध्यक्ष, ये सबको पता है मैडम, एक तो अध्यक्ष होगा ही होगा। चलो अगली बात देखो, 4 होंगे इसमें सदस्य, 4 होंगे इसमें सदस्य, 6 होंगे इसमें पदेन सदस्य। कौन होंगे अभी बताऊंगी तुम्हें, सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मानवाधिकार आयोग से हर बार एग्जाम में, छोटी से बड़ी एग्जाम में क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आराम से। यहां तक पॉइंट देखो, पदेन सदस्य और एक होता है आपका ये अध्यक्ष, 4 सदस्य, एक पदेन सदस्य, एक विशेष आमंत्रण से बुलाया जाता है सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य।
ये टोटल कितने हो गए बच्चों, मुझे ये बताओ, ये कुल कितने हैं, ये कुल कितने हैं, 12 है। तो 12 है, ये टोटल 12 है, 6 10 11 12, टोटल कितने हो गए 12। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखो कि मानवाधिकार आयोग में कितने हैं, तो अभी वर्तमान में 11 काम कर रहे हैं, एक सीट वैकेंट है, एक सीट वैकेंट है, 11 काम कर रहे हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो ये क्या आपको इस सदस्यों में लेकर कोई डाउट रहा? अब मेरी बात को समझना, ये तो हुई सदस्य संख्या, इस सदस्य संख्या में योग्यता क्या है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, अभी जुड़ी है, लगभग 2018 में ये एक बात जोड़ी गई है। पहले जो सदस्य संख्या थी वो कम थी, पहले जो सदस्य संख्या थी क्या थी बच्चों, कम थी, अब बढ़ाकर 12 हो गई, ठीक है ना, लेटेस्ट 12, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें यह है कि इन सदस्यों में, मतलब ये जो 4 सदस्य है ना, इन 4 सदस्यों में से कोई एक महिला होनी चाहिए। ये जो 4 सदस्य होंगे ना, इन 4 सदस्यों में से कोई एक महिला होनी चाहिए, ये अनिवार्यता है। ये क्या जोड़ी गई है आपके लिए रूप में, अनिवार्यता जोड़ी गई है कि 4 में से एक महिला होगी। इन 4 में से भाई अध्यक्ष महिलाओं जरूरी नहीं है, पदेन सदस्य कौन होते हैं तो अपनी अलग बात अपन आगे देखेंगे। योग्यता की बात करते हैं तो सबसे पहली योग्यता में क्या ध्यान रखना है, अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश। अगर मैं सदस्य की बात करूं, अब सदस्य की बात को ध्यान से सुनना, सदस्य में एक सदस्य तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक तो क्या होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, और एक होगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कोई भी हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ठीक है ना, कोई भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। और 2 होंगे, अब बात ध्यान से सुनना, जो 2 होंगे उन्हें मानवाधिकारों की ज्ञान हो, अनुभव हो, ठीक है, मानवाधिकारों का ज्ञान हो या अनुभव हो, इनके आधार पर 2 सदस्य। तो देखो ये जो पहला था ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, ये जो है इनमें एक तो होगा सर्वोच्च न्यायालय का जज, केवल जज, और एक होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और एक होंगे आपके 2 कौन होंगे, मानवाधिकारों की ज्ञान या अनुभव प्राप्त व्यक्ति। अब इसी में एक बार और करेक्शन करती हूं, इन दोनों में से ध्यान से सुनना, मैंने यहां क्या पढ़ाया था, इन 4 में से एक महिला। अब इधर ध्यान रखना, इन दोनों में से एक महिला होनी चाहिए। मैं आपको जैसे कि कहती हूँ ना क्लास में, हमेशा कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगी जो आपको बाकी किताबों में, ठीक है ना, या बाकी जगह नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना, हम ऐसे फैक्ट पे चर्चा करेंगे। तो याद देखो, 2 मानवाधिकारों का ज्ञान या अनुभव प्राप्त होना चाहिए, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर। देखो यहां मैंने इनडायरेक्ट वे में बता दिया कि 4 में से एक होनी चाहिए, यहां मैंने साफ कह दिया इन दोनों में से कोई एक महिला, मतलब ये जो 2 व्यक्ति होंगे इनमें से कोई एक महिला होनी चाहिए। यहां तक क्लियर? क्या आपको अध्यक्ष की योग्यता और सदस्यों की योग्यता क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं इनकी कि पदेन सदस्य कौन होंगे और विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होंगे। गौरव पटेल जी, आप मेरे वैसे भी पुराने स्टूडेंट हो, आपको ये नहीं पता कि टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाने दो। कार्य क्या करते हैं, अभी कार्य का थोड़े ना डिस्कशन करूंगी मैं, और कंटिन्यूस लिखे जा रहे हो फ्रीक्वेंटली। पटेल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हें पता है कि मेरा पूरा टॉपिक होने के बाद प्रश्न पूछो, मेरा टॉपिक जो हो जाए उसके बाद प्रश्न पूछो। हो सकता है बिना पूछे ही आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए। मैंने अभी अधिकार जो है वो शुरू किया है, ठीक है ना, शुरू किया है, और उसमें भी कार्य बाकी है, कार्य भी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है ना, इतना जल्दी आवश्यकता नहीं है। किशन जी 2006 में संशोधन क्या हुए आगे चर्चा होंगी, यहां नहीं होगी। अभी बेसिक चीजें तो समझ लीजिए। मैं डांटना नहीं चाहती हूं, पर हर बार आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। टॉपिक को ध्यान से पढ़े। आप ये चाहते हैं कि मैं बिना कमेंट देके पढ़ाऊं, आप ये चाहते हैं तो मैं ये कर सकती हूँ, फिर आप ये बोलते रहना कि मैडम वापस रिपीट करो, मुझे नहीं दिखेगा। पर मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चों को समझ में नहीं आया, तो मैं रिपीट करने के लिए आपके साथ हूं, ठीक है ना। क्वेश्चंस लास्ट में मजे से पूछो, मैं पूरी आजादी देती हूँ तुम्हें,
पर टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद में, ठीक है। यहां देखो इस चीज में हमने चर्चा की सदस्य, अब मैंने ये कहा कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ने यह कहा था कि यह एक बहुसदस्यीय होगा, मतलब इसमें कोई एक नहीं होगा, ठीक है ना, एक नहीं होगा, इनमें कोई एक नहीं होगा, और भी सदस्य होंगे, एक से अधिक होंगे, जिनमें से टोटल संख्या वर्तमान की कितनी है, 12 है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य, 6 पदेन और 1 आमंत्रित होगा। अब देखो इन दोनों की योग्यता क्या होनी चाहिए, स्पष्ट वर्णित है, इतना जो है वो इतना स्पष्ट वर्णित कहीं नहीं मिलता। यहां साफ लिखा है भाई, एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष जो वही बनेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है ना। सदस्य में एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जज होना चाहिए, एक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, और 2 होंगे मानवाधिकारों के ज्ञान या अनुभव प्राप्त व्यक्ति, ठीक है। तो एक इनमें दोनों में से एक क्या होना चाहिए, इन दोनों में से एक महिला होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने इन दोनों की बात कर ली, अब अपन बात कर लेते हैं पदेन सदस्यों की, कि ये पदेन सदस्य कौन होंगे। देखो जो पदेन सदस्य हैं, पदेन सदस्य में एक तो होगा आपके राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, एक होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, एक होगा राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष, एक होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, एक होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, और एक आपका होगा विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त का पद है उसके। तो ये 6 व्यक्ति होंगे, ध्यान से सुनना। पदेन का मतलब होता है पद पर रहते हुए, पदेन का मतलब क्या हुआ, पद पर रहते हुए। तो ये जो 6 व्यक्ति हैं, ये जो 6 है, ये पद पे रहते हुए भी, मतलब पहले से पद पर है, इन आयोगों के अध्यक्ष जो होंगे वो शामिल होंगे। पहले से पद पर है, पद पे रहते हुए वापस वो किस में सदस्य हैं, मानवाधिकार आयोग में सदस्य हैं। और एक जो विशेष आमंत्रित होगा, तो जो अभी आमंत्रित हो रहा है हम केवल उसकी बात कर लेते हैं। अभी जो आमंत्रित है वो है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष है वो अभी क्या है, जो कि कौन है, क्या नाम है, मैं नाम भूल रही हूं। राष्ट्रीय महिला बाल संरक्षण आयोग जो है उनके अध्यक्ष कौन है, श्रुति, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो विशेष आमंत्रित सदस्य अभी है, पर ये विशेष आमंत्रित सदस्य कौन हो सकता है, ये मानवाधिकार आयोग पर निर्भर करता है, ये ध्यान रखना। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो मैंने आपको भी चर्चा की सदस्य कितने होंगे, किस किस प्रकार के होंगे, सदस्यों की क्या योग्यता होगी, और पदेन सदस्य कौन से होंगे, ठीक है, पदेन सदस्य कौन से होंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो, अब बात कर लेते हैं, सदस्य हो गई, योग्यता हो गई, तो अब बात कर लेते हैं नियुक्ति की। अब देखो मानवाधिकार आयोग है ना, उसका हर एक पॉइंट ऐसा है जिसमें मुझे समझाना पड़ेगा, छोटा आयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आयोग है। देखो नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करेगा, जैसे कि आप सबको पता है कि नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये सबको पता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। बट ये किसी को पता है क्या कि नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति कॉलेजियम की परामर्श पे करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति जो है वो कॉलेजियम की परामर्श पे करेगा। अब यहां प्रश्न दिमाग में आ जाता है कि मैडम नियुक्ति कॉलेजियम, भाई राष्ट्रपति कर रहा, आसानी सी बात है, ठीक है, परंतु कॉलेजियम की परामर्श पे, कॉलेजियम का मतलब क्या हुआ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कॉलेजियम में अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, एक होता है लोकसभा अध्यक्ष। देखो कॉलेजियम किन सदस्यों से बनती है, लोकसभा विपक्षी नेता, राज्यसभा उपसभापति,
राज्यसभा विपक्षी नेता और गृह मंत्री। और कौन होता है? गृह मंत्री। कितने हो गए सदस्य बच्चों कॉलेजियम में? कितने हो गए? पीएम प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विपक्षी दल का नेता, राज्यसभा उपसभापति, राज्यसभा विपक्षी दल का नेता और गृह मंत्री। कितने हो गए? 6 हो गए ना? 6 हो गए। तो ये जो 6 व्यक्ति हैं ये कॉलेजियम में परामर्श देते हैं और इनकी परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इनकी परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। एक विशेष नोट के आधार पर ध्यान रख लेना, एक बात अच्छे से ध्यान रख लेना कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ना भाई, नियुक्ति ये करेगा, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। परंतु जो सर्वोच्च न्यायालय हो सकता है, ऐसा संभव है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, इस मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और आपका सर्वोच्च न्यायालय में जो जज होगा, जो न्यायाधीश होगा, इनकी नियुक्ति की परामर्श दी जा सकती है। मतलब पॉइंट क्लियर समझो, ये सब नियुक्ति में परामर्श देंगे, परंतु अगर ऐसा हो कि भाई आपको किस न्यायाधीश को बनाया जाए, भाई अगर ये स्थिति पैदा हो जाए कि किस न्यायाधीश को बनाया जाए, उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन दोनों के लिए नियुक्ति के लिए परामर्श दे सकता है। इसके ध्यान रखना, इन दोनों की नियुक्ति संबंधी परामर्श कौन दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी दे सकता है। जैसे कि आरएस है या आपके फर्स्ट ग्रेड है, आप कोई भी अगर अच्छे लेवल की भर्ती के एग्जाम दे रहे हो जिसमें आयोग है, तो उसमें जैसे ये प्रश्न छुपा हुआ प्रश्न है, इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं पैदा हो जाती है। चलो नियुक्ति देख ली, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। चलो अब मेरी को बात ये बताओ, जैसे कि अभी पूछ रहे थे बच्चे कार्यकाल, तो मुझे बताओ इसका कार्यकाल कितना है? हमने कल से पढ़ रहे हैं, कुछ आयोगों के कार्यकाल पढ़े 6 या 65। यहाँ क्या है? ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए? कार्यकाल विशेष में आपको यह पता होना चाहिए कि कार्यकाल है 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु। यहां ध्यान रखो बच्चों। अब आप सोचोगे मैडम हर आयोग में 65 है, तो यहाँ 70 क्यों है? तो एक बात समझो, अभी आपने देखा योग्यताओं में क्या हो रहे हैं? न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हैं। योग्यताएं जो है उनमें न्यायाधीश नियुक्त हो रहे हैं और न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति होती है 65 साल। 65 साल तो क्या होगी? न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है। और अगर वो रिटायर 65 में हो रहे हैं, हमने यहाँ भी 65 में कर दिया, तो न्यायाधीश तो नियुक्ति नहीं हो सकते ना। इसलिए हमने क्या किया, 65 में न्यायाधीश रिटायर होते हैं, तो हमने क्या कर लिया, 70 इसकी वर्ष रख ली। ठीक है, 70 आयु रख ली। तो पॉइंट यहां समझ गए, 5 वर्ष और 70 वर्ष आयु। सिंपल सी बात अगर हम बात करें तो जो त्यागपत्र है वो त्यागपत्र किसे दिया जाएगा? त्यागपत्र किसे दिया जाएगा? राष्ट्रपति को दिया जाएगा। एक बात और अच्छे से ध्यान रखना, ये जो आपका मानवाधिकार आयोग है, ठीक है, ये जो मानवाधिकार आयोग है, इस आयोग की सेवा शर्तें, देखो ध्यान से सुनो, इस आयोग की जो सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएंगी। जो सेवा शर्तें हैं वो क्या होंगी? केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएंगी। जो भी मतलब जितना भी भाई सीधी सी बात है, जो वेतन है वो तो भारत की संचित निधि से मिलेगा, हम सबको पता होना चाहिए। सतवीर जी, आपका जो ज्ञान है वो गलत है, ये 5 वर्ष ही है, 3 नहीं है। जहां भी पढ़ा आपने गलत पढ़ा है, उसे करेक्शन कर लो। 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु की यहाँ बात है। चलो, सेवा जो शर्तें हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। जैसे वेतन है तो वेतन केंद्र सरकार तय करेगी, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति नियुक्त है तो नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब नियुक्ति हो जाए, वेतन तय हो जाए, उसके बाद आप कटौती नहीं कर सकते हो, ताकि उस निकाय को स्वतंत्र रखा जाए। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। पहली बात। एक मोटी बात आपको एक और ध्यान क्या रखनी है, इसी में ध्यान रखना, वह व्यक्ति पुनः नियुक्त
नहीं हो सकता। ये एक बड़ी खास बात है। आज जो तीनों आयोग पढ़ा रही हूं, तीनों आयोगों में ये एक खास बात है, ठीक है ना। और वो खास बात क्या है, चाहे हम सूचना आयोग ले लो, चाहे सतर्कता आयोग ले लो, चाहे मानवाधिकार आयोग ले लो, तीनों आयोगों में अगर कोई अध्यक्ष है, सदस्य है, जिस पद पर वो नियुक्त हुआ है वह दूसरी बार उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि इन सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो यहां ध्यान रखना है, अध्यक्ष है वो वापस अध्यक्ष के लिए नियुक्त नहीं होगा, अगर सदस्य है तो वापस सदस्य के लिए नियुक्त नहीं होगा। तो पुनः नियुक्ति, पद के ऊपर पुनः नियुक्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। पहली बात, पद के लिए पुनः नियुक्ति नहीं होगी। दूसरी बार, एक बार पद धारण कर लिया तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। एक बात और ध्यान रखना, ये तो दूसरी थी, एक बात और आपको नोट लगाकर ध्यान रखनी है, तीनों बातें, कि यह व्यक्ति पद मतलब कार्यकाल के बाद राज्य सरकार व केंद्र सरकार, ध्यान से सुनना, राज्य सरकार व केंद्र सरकार के अधीन अन्य किसी पद को धारण नहीं कर सकते। मतलब अगर इन्होंने त्यागपत्र दिया, या वीकेंड से आप कह सकते हो कि इनका कार्यकाल पूरा होकर ये चले गए, तो इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद, ये सेवानिवृत्त होने के बाद में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक क्लियर, ये पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो, कार्यकाल हो गया, त्यागपत्र हो गया, ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना, मैंने अलग से विशेष आपको बताए हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, पद से हटाना, अब मैं बात कर लेती हूं पद से हटाना। इन व्यक्तियों को अगर पद से हटाना हो तो कैसे हटाया जाएगा। अगर इन्हें पद से हटाना हो तो ध्यान से सुनना, पद से हटाने की मैं आपको अभी इसमें जो विधि समझा रही हूं, वही विधि, वही प्रक्रिया सेम टू सेम सतर्कता आयोग और सूचना आयोग में लागू होगी। वहां मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगी, सिंपल सा लिखवा दूंगी। यहां इसको अभी डिटेल में समझ लो, ताकि आगे जो है वो अपना समय जो है वो खराब नहीं हो आप लोगों का। तो देखो, पद से हटाने में क्या ध्यान रखना है कि पद से हटाने में कदाचार व असमर्थता, अक्षमता भी कह सकते हो, कदाचार व अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श पे या सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो प्रश्न का क्या ध्यान रखना है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, ठीक है। पद से हटाने की बात है तो चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति हटाएगा। कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर हटाएगा, बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर कदाचार और अक्षमता के आधार पर नहीं हटाएगा। पॉइंट यहां तक क्लियर। अब मैंने आपको कल भी बताई थी एक बात, कि परसों बताई थी, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाए, मतलब यहां जो है वो कोई जांच नहीं होगी। ये जो मैं आपको अभी कारण बता रही हूं, अगर इन कारणों के आधार पर हटा रहे हो तो कोई जांच नहीं होगी, सर्वोच्च न्यायालय से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति दिवालिया हो, अगर दिवालिया हो जाए, दूसरा अगर कहीं बाहर से उसको वेतन प्राप्त होना शुरू हो जाए, कहीं बाहर से वेतन मिलने लग जाए निजी कंपनियों से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं मानसिक व शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए, असमर्थ हो जाए, ठीक है। तो आप यूं कह सकते हो कि ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, इनके आधार पर राष्ट्रपति बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के भी मानवाधिकारों के अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। ये मैंने कुछ आधार लिखे हैं, ठीक है, ये मैंने जो है वो कुछ आधार लिखे हैं, इन आधारों पर, ठीक है, इन आधारों पर राष्ट्रपति बिना जांच के भी हटा सकता है। परंतु अगर कदाचार और अक्षमता है, ठीक है ना, आपने कदाचार व अक्षमता है, उसके आधार पर राष्ट्रपति, ठीक है, उसके आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर ही हटाएगा। बिना, जहां बिल्कुल ये जो 3 है ना, इसमें बिना जांच के हटा सकता है। मतलब जांच तो यूं समझ लो कि सर्वोच्च न्यायालय जांच नहीं करेगा,
यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो है उससे पूछा नहीं जाएगा। रिपोर्ट वैसे तो होती है कि भाई बाहर से वेतन ले रहा है नहीं ले रहा प्रूफ दो, पर इसमें क्या होगा, बाहर से वेतन प्राप्त कर रहा है, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है ना, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है तुम्हें। ये पद से हटाने की बात आ गई। अब अच्छा, एक बात और ध्यान से सुन लेना, एक बात और ध्यान से सुनना। मान लो अगर किसी व्यक्ति पर कार्यवाही चल रही है और कार्यवाही में विलंब हो रहा है किसी कारण से, कार्यवाही चल रही है और अगर कार्यवाही में विलंब हो रहा है किसी कारण से, तो राष्ट्रपति उस सदस्य हो चाहे वो अध्यक्ष हो, फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति उस अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। उस अध्यक्ष व सदस्य को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। अध्यक्ष और सदस्य को क्या करेगा, निलंबित कर सकता है जांच के दौरान। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं मानवाधिकार के कार्यों की, कि मानवाधिकार जो है वो काम क्या कर रहा है। ठीक है ना, इतनी देर से प्रश्न पूछ रहे थे, तो मानवाधिकार क्या काम करता है। तो मानवाधिकारों की अगर हम काम की बात करें, ठीक है, मानवाधिकार की अगर हम काम की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि जो जेल है, ठीक है, जेल या बंदी गृह है, जेल या बंदी गृह है, जेल या बंदी गृहों की निरीक्षण करती है। ठीक है, निरीक्षण मतलब जेल में जाकर, बंदी गृहों में जाकर ये देखती है कि वहां उन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, चाहे कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसे खाने पीने या अनुच्छेद 21 का जो है वो अधिकार सबको प्राप्त है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो उसके मानव मतलब यूं कह सकते हैं कि जेल में या बंदी गृहों में अगर किसी व्यक्ति का, जेल या बंदी गृहों में अगर किसी व्यक्ति का मानव या मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहा है तो उसकी जांच के लिए जाती है, मतलब सिंपल निरीक्षण करके आती है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। दूसरी बात, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र होते हैं, क्या होते हैं, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र होते हैं। उन आतंकवाद जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं ना, उन क्षेत्रों में क्या होता है, जो सेना होती है, ठीक है, सेना या किसी दूसरे प्रशासनिक बल के द्वारा उन्हें टॉर्चर, परेशान किया जाता है, तो वहां भी लोगों के मानव के अधिकारों का बहुत हद तक उल्लंघन होता है। ठीक है ना, तो आतंकवाद प्रभावित जो क्षेत्र है उनका निरीक्षण करके आती है। अगला, अधिकारों मानव अधिकारों के प्रचार प्रसार का कार्य करती है, प्रचार प्रसार का प्रचार करती है। उसके लिए चाहे वो कोई आप ये कह सकते हैं सेमिनार अरेंज कर सकती है, या फिर उसके लिए पोस्टर छपवा सकती है, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकती है। तो मानव अधिकारों के प्रचार प्रसार का काम भी इसी का ही है। अगला हम बात करें तो आपके यहाँ अगर न्यायालय में, ध्यान से सुनना, अगर न्यायालय में ऐसा कोई विवाद जो मानवाधिकार से संबंधित है, अगर मानवाधिकार से संबंधित कोई विवाद है तो उस विवाद को, अगर वो काफी समय से पेंडिंग पड़ा है, वो क्या है, काफी समय से पेंडिंग पड़ा है, तो उस पर कार्यवाही करने का आदेश दे सकती है। ठीक है, तो मानवाधिकार के लंबित मतलब जो पेंडिंग पड़े जो विधेयक है, उन विधेयकों पर कार्यवाही करने के बाद कह सकती है। और मानवाधिकार के और क्या क्या काम है भाई, इन शॉर्ट है ना, एक सिंपल सी बात कहें तो ये मानव के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करती है, मानव के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा करती है। यहां तक ध्यान रखती है, ध्यान से सुनना, यहां तक ध्यान रखती है कि अगर संसद भी कोई अधिनियम बनाता है, अगर संसद भी कोई अधिनियम बनाता है तो उस संसद के अधिनियम में अगर मानवाधिकार कहीं प्रभावित हो रहा है, अगर मानवाधिकार कहीं प्रभावित हो रहा है तो ये अपनी जांच या अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो आप यूं कह सकते हो कि संसद के अधिनियमों में अगर अधिनियम अगर क्रियान्वित हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, ठीक है, तो लागू होने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या मानव अधिकारों में कोई विकास हो रहा है, तो इस सब की जांच व रिपोर्ट कौन पेश करती है, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ये उसके कुछ काम हो गए, ये क्या हो गए, काम हो गए। देखो एक बात ध्यान से सुनना, ये केवल निगरानी रखने का काम करती है, निरीक्षण कर सकती है, निगरानी रखती है, निरीक्षण करती है और अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को देती है। इसकी खास बात यह है कि ये सजा नहीं दे सकती, ये सजा नहीं दे सकती, केवल रिपोर्ट पेश कर देगी ऐसा ऐसा हुआ है।
केवल क्या करती है, रिपोर्ट पेश कर सकती है, बाकी ये सजा नहीं दे सकती। अगर किसी को पता चल जाए कि ये गलत है, ये व्यक्ति गलत है, उसके खिलाफ भी यह कोई कार्य खुद नहीं कर सकती, करने के लिए कह सकती है। ठीक है, खुद नहीं करेगी, करने के लिए कहेगी मानवाधिकार आयोग। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो देखो, इसमें जेल व बंदी गृहों में निरीक्षण का काम करती है, प्रचार प्रसार का अधिकारों के लिए काम करती है। ठीक है, कुछ शक्तियों की बात कर लेते हैं। मानवाधिकार में अगर न्यायालय में अगर कोई मानव अधिकार से संबंधित कोई विवाद अगर पेंडिंग है तो उस पर कार्यवाही करने के लिए आगे आ सकती है, और मानव अधिकारों की संपूर्णतः रक्षा करती है ये। आगे देखो, मतलब एक बात और ध्यान से सुनना, अगर मनदान का कार्य करने हेतु मतलब रिसर्च का, छात्रों को स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराती है, ये भी ध्यान रखना एक। चलो, ये तो मैं कुछ कार्यों की बात कर रहे थे ना, हम बात कर लेते हैं यहां शक्तियों की, कि इसके पास पावर क्या है। पावर में देखो, सीवीसी 1908 के तहत समन जारी करती है। सीवीसी सॉरी पी है, वी तो वो सतर्क आयोग हो गया, सॉरी, यह है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है ना, तो सीपीसी 1908 के तहत समन जारी करती है। ठीक है, समन जारी करेगी सीपीसी 1908 के संबंध में समन जारी करेगी। आप यूं कह सकते हो शपथ पत्र जारी करती है। एक नया काम और है, वो क्या है, ऑडियो वीडियो, आप यूं कह सकते हो ऑडियो और वीडियो के द्वारा शपथ, या कह सकते हैं ऑडियो वीडियो के द्वारा गवाही लेती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, कार्यवाही में जब ये किसी व्यक्ति पर कार्यवाही कर रही होती है, ठीक है, और अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, अगर कहीं भी कार्यवाही में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए या तो पहला क्या करेगी, हस्तांतरण हेतु परामर्श देगी। मान लो किसी विभाग में, एक बात समझना, उदाहरण से समझना, अगर कोई व्यक्ति किसी विभाग में काम कर रहा है और पता चला कि उसने क्या किया, जनता के अधिकारों का उल्लंघन किया, जनता के अधिकारों का उल्लंघन किया, तो क्या करेगी, ये मानवाधिकार आयोग जो है वो पूरी रिपोर्ट पेश करेगी, तैयार करेगी, और जिस विभाग में, जिस कार्यालय में ये काम कर रहा है, उस कार्यालय को आदेश देगी कि इस व्यक्ति का आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो, या इस व्यक्ति को हटाने के लिए क्या कर सकती है, हटाने के लिए निर्देश दे सकती है। मतलब आदेश का मतलब होता है करना, ये निर्देश देगी, यहां भी हस्तांतरण का निर्देश देगी, हटाने के लिए निर्देश देगी। और अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति को सजा देने हेतु निर्देश दिए जा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान रखना, यह अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो हस्तांतरण, हटाने और सजा के केवल और केवल निर्देश जारी करेगी। बच्चों, केवल और केवल क्या जारी करेगी, निर्देश जारी करेगी। ठीक है, केवल और केवल निर्देश जारी करेगी। क्यों? क्योंकि इसे करने का अधिकार नहीं है, निर्देश जारी करेगी। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी कार्यालय के दस्तावेजों, किसी भी कार्यकाल, किसी भी ऑफिस का मतलब, किसी भी ऑफिस के दस्तावेजों की जांच कर सकती है। कोई भी कैसा भी दफ्तर हो या कोई भी ऑफिस हो, उसकी क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। ये ध्यान रखना, या मतलब जांच के सीधे आदेश देगी, ऑर्डर, ये तो है ऑर्डर, और ये एक तरह से निर्देश, मतलब पालन करे तो उनकी मर्जी, न करे तो उनकी मर्जी। ठीक है, यहां क्या होगा, आदेश होगा। मतलब किसी भी ऑफिस के दस्तावेज, किसी भी प्रकार की कोई तलाशी लेनी हो या कोई भी दस्तावेज की जांच करनी हो तो उसके सीधे आदेश जारी करेगी। ठीक है, बिल्कुल करेगी नहीं, निर्देश जारी करेगी। दिनेश सही समझ गया मेरी बात को। अब देखो, मैंने आपको ये बात बताई कि दोषी के साथ तो वो क्या करेगी,
हस्तांतरण करवा सकती है उसका, या हटाने के लिए कह सकती है, या उसको सजा देने के लिए कह सकती है। बिल्कुल मैं इसको रिपीट कर दूंगी, पहले इसको मैं पूरा तो कर दूं। अब मुझे बताओ, पीड़ित व्यक्ति जो है, व्यक्ति के संबंध में वह जो क्षतिपूर्ति है, जो उसको नुकसान हुआ है, क्षतिपूर्ति के लिए आप कह सकते हैं आदेश नहीं, निर्देश दे सकती है, क्षतिपूर्ति के लिए निर्देश दे सकती है, या फिर न्यायालय को उसके प्रतिवेदन पर याचिका जारी करने का निर्देश दे सकती है। करेगी नहीं, केवल निर्देश देगी, मतलब मानना बाध्य नहीं है। ठीक है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है ना, अब देखो पीड़ित व्यक्ति को भी पैसा या मान लो कोई भी सहायता उपलब्ध करानी हो ना, तो खुद नहीं करवाएगी, केवल क्या करेगी, परामर्श देगी। और अगर विभाग उसको सहायता उपलब्ध करवा दे, कोई संस्था उसको सहायता उपलब्ध करवा दे तो अच्छी बात है, नहीं करवाए तो ये कुछ नहीं कर सकती। मानवाधिकार आयोग की सबसे बड़ी आलोचना जो है वो यही है, ये कर बहुत कुछ मतलब रिपोर्ट पेश कर देगी, सारे काम कर लेगी, परंतु इसके हाथ में कुछ नहीं है, न तो दोषी को सजा देना और न ही पीड़ित व्यक्ति को कोई भी क्षतिपूर्ति के लिए कोई पैसा या जो भी जिससे भी क्षतिपूर्ति हो सके उसको समाधान करने का इसके पास कोई मतलब उसकी समस्या का समाधान करने का तरीका है, पर खुद नहीं करेगी, किसी से करवाना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहां देखो पॉइंट को समझो। मानवाधिकार आयोग की जो शक्तियां, हमने पहले बात की थी कार्यों पर, ये बात की है शक्तियों पर। सीपीसी 1908 के तहत समन जारी करती है, शपथ पत्र जारी करती है, ऑडियो वीडियो के द्वारा गवाही ले सकती है। ठीक है ना, मान लो दिल्ली में है, भाई ये कहाँ है, दिल्ली में है, हम सबको पता है, सबका हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो दिल्ली में है। और मान लो अगर राजस्थान के किसी व्यक्ति से इसके संबंध में कोई चीज गवाही लेनी हो, पूछताछ करनी हो, तो वो क्या करेंगे, आप यहाँ जैसे जोधपुर हाईकोर्ट में जाओ और वहां से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से गवाही दे सकते हैं। कार्यवाही में वो दोषी व्यक्ति को हस्तांतरण या हटाने या सजा देने के केवल निर्देश दे सकती है। ठीक है, कार्यकाल नहीं, कार्यालय, ऑफिस जो होगा, ऑफिस के दस्तावेजों की जांच कर सकती है, ऑफिस की तलाशी ले सकती है, ऑफिस के दस्तावेजों की जांच कर सकती है, तलाशी ले सकती है। और हम आगे बात करते हैं, जांच कर सकती है, तलाशी ले सकती है, और जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ व्यवस्थाएं खुद नहीं करेगी, करने के आदेश जारी करेगी। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब ये आपका जो मानवाधिकार आयोग है ये कंप्लीट है, जो मानवाधिकार आयोग है वो कंप्लीट है। मानवाधिकार आयोग से मैं कोशिश करती हूं कि मुख्यतः जो प्रश्न कवर होने वाले हैं वो हो गए होंगे। एक बात और मुझे आपसे पूछनी थी, पहला कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है इसका, प्रथम अध्यक्ष कौन है इसका? जो प्रथम अध्यक्ष आप सबको पता है, मुझे पता है, सब होशियार बच्चों, इसका जो पहला अध्यक्ष है वो कौन है, रंगनाथ मिश्र। पहला अध्यक्ष कौन है, रंगनाथ मिश्र। और अभी जो वर्तमान है वो कौन है, अभी जो वर्तमान है वो कौन है, कौन है वर्तमान जो होगा, वर्तमान एच.एल. दत्तू है। पर ध्यान रखना एच.एल. दत्तू जो है वो काफी समय से, ठीक है ना, एच.एल. दत्तू जो है वो काफी समय से है, तो अभी लगभग 2020 में मुझे लगता है वो कार्यकाल मतलब खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर 2021 में कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है तो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो बदलेगा। ठीक है ना, ये बदल जाएगा, दत्तू जी जो है वो बदल जाएंगे, ध्यान रखना। तो वर्तमान जब भी एग्जाम देने जाओ तो एक बार इस मानवाधिकार आयोग के वर्तमान को देख कर जाना। अच्छा, ये ध्यान रखना, इसमें लगभग आपके मानवाधिकार आयोग में हम बात करते हैं तो एक सदस्य का पद वेकेंट है अभी। एक सदस्य का जो पद है ना वो कैसा है बच्चों, एक सदस्य का जो पद है वो खाली है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। मानवाधिकार कंप्लीट हो गया आपका, मानवाधिकार आयोग जो है वो कंप्लीट है। अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, केंद्रीय सूचना आयोग।
अगली हेडिंग डालो, केंद्रीय सूचना आयोग या राष्ट्रीय सूचना आयोग, एक ही बात है। राष्ट्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग। नहीं प्रियंका सैनी जी, छुट्टी कैसे कर दें? हाँ बिल्कुल, मैंने पानी पी लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे के लिए जो है वो कंटिन्यू क्लास को करना है, तो लगभग 15-20 मिनट और लगेगी। जो बड़ा आयोग था बच्चों वो हमने कर लिया, निश्चिंत रहो, मानवाधिकार से प्रश्न भी आते हैं और एक बड़ा आयोग भी है, तो हम मानवाधिकार को समझ चुके हैं। हम लोग आगे चर्चा कर लेते हैं, 2 आयोग ही और बचेंगे, ठीक है ना। 2 आयोग और है, एक तो आपका सूचना आयोग और एक आपका है सतर्कता आयोग। छोटे छोटे आयोग हैं, बड़े नहीं है, निश्चिंत रहो, ठीक है। आधी घंटे की क्लास और रहेगी हमारी इसमें। इन्हें कंप्लीट करने के बाद आज हमारे राष्ट्रीय जो केंद्र स्तर के आयोग है वो कंप्लीट हो जाएंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कल मैं मोस्टली राजस्थान के आयोग भी कंप्लीट के आयोग हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा। चलो यहां हम बात कर लेते हैं हमारे केंद्रीय सूचना आयोग की। तो अच्छा, एक बात और मैं दिमाग से मेरे निकल गई थी, ध्यान रखना, ये मानवाधिकार आयोग एक पत्रिका जारी करती है। मानवाधिकार आयोग एक पत्रिका जारी करती है और उस पत्रिका नाम है नई दिशा, यही नाम है ना, नई दिशाएं। एक पत्रिका जारी करती है, उस पत्रिका का नाम जो है एग्जाम में कहीं पूछा था, मुझे भी ध्यान आया, ठीक है, काफी टाइम से मुझे दिमाग में था, ये मुझे बताना था, मैं भूल गई थी, ठीक है। तो एक पत्रिका जारी करती है जिसका नाम क्या है, नई दिशाएं, नई दिशाएं, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ, राष्ट्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? कितने सदस्य हैं? क्या योग्यता रहेगी? क्या नियुक्ति होगी? किस प्रकार कार्यकाल होगा? ठीक है, यहां हम इस पॉइंट की चर्चा करेंगे। देखो तो मुझे बताओ, जो सूचना आयोग है फिर यह एक तरह से गैर संवैधानिक आयोग है। क्या है? यह एक तरह से गैर संवैधानिक आयोग है। एक गैर संवैधानिक आयोग है और गैर संवैधानिक आयोग में आप ये कह सकते हैं कि आपका सूचना आयोग और जो सतर्कता आयोग है, ठीक है ना। हालांकि सूचना आयोग की बात कर लेते हैं, जो सूचना आयोग है वह केंद्रीय, ठीक है ना, सांविधिक नहीं है। ये जो सूचना आयोग है गैर संवैधानिक है, सांविधिक नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यहां तक गैर संवैधानिक आयोग। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई है? चलो स्थापना की तारीख मैं आपसे उम्मीद करती हूं, स्थापना कब हुई है? स्थापना जो है वो 12 अक्टूबर 2005 को। स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। 12 अक्टूबर 2005 को इस आयोग की स्थापना की गई। अब अगर मैं बात करूं, पहली बात तो स्थापना, दूसरी बात इसका सदस्य संख्या कितनी है, कितने होने चाहिए? तो सदस्य संख्या में ध्यान रखना, एक तो होगा मुख्य सूचना आयुक्त, एक तो क्या होगा, मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 होंगे अन्य सूचना आयुक्त। अब ध्यान से सुनना, 10 से कम तो कर सकते हो परंतु 10 से ज्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सूचना आयुक्त होंगे। तो ध्यान से सुनना, 10 से कम कर सकते हैं पर 10 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो पॉइंट समझ गए। अब मैं जहां तक मुझे याद है एग्जाम में प्रश्न था, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना, एग्जाम में प्रश्न यह भी था सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, प्रश्न यह भी था, ठीक है, प्रश्न यह भी पूछा गया था कि सूचना आयुक्त में, ध्यान से सुनना, सॉरी, सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त के अलावा अन्य कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मुख्य आयुक्त के अलावा सदस्य ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? केवल 10 हो सकते हैं। केवल क्या हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। पॉइंट यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखो सदस्य संख्या के बाद बात करते हैं इनकी योग्यता की। सदस्य संख्या के बाद हम क्या बात करेंगे? योग्यता की। तो सूचना आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए बच्चों? योग्यता, अब देखो योग्यता विशेष में यह पता होना चाहिए उन व्यक्तियों को सूचना आयोग में
उन व्यक्तियों को सूचना आयोग में रखा जाएगा जिन्हें जो विधि से संबंध रखते हो, प्रशासन से संबंध रखते हो, विधि से संबंध रखते हो, प्रशासन से संबंध रखते हो, जन संचार से संबंध रखते हो, विज्ञान से संबंध रखते हो, ठीक है, पत्रकारिता से संबंध रखते हो। तो आप यूं समझ सकते हैं कि सूचना आयोग में वो व्यक्ति होंगे जो विधि से संबंधित हो, प्रशासन से संबंधित हो, जन संचार से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, पत्रकारिता से संबंधित हो, ऐसे व्यक्तियों को। अब देखना, गौर करना, एक बात सिंपल सी हम कर रहे हैं। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, जून 2020 की बात कर रही हूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह सारे ही व्यक्ति आपको कौन मिलेंगे बच्चों? आईएएस अधिकारी मिलेंगे, जो किससे जुड़े हुए हैं? प्रशासन से जुड़े हुए हैं। लगभग इसमें जिनकी भी नियुक्ति हो रही है ना, तो वो किसे नियुक्त करते हैं? आईएएस अधिकारी को, ठीक है ना। किसे नियुक्त करेंगे? आईएएस अधिकारी को नियुक्त ये कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, विधि, प्रशासन, जनसंचार, जिसे आप से कह सकते हैं विज्ञान, पत्रकारिता से संबंधित जो व्यक्ति है वो उनकी क्या है? योग्यता है। अब योग्यता विशेष में अगली बात हम बात कर लेते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति के बारे में मुझे बताओ, जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य जो सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य जो सूचना आयुक्त है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? बिल्कुल आपका सही जवाब है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मैं इसे मिटा देती हूं, बड़ा आगे लिख लेते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो ध्यान क्या रखना है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और बच्चों किसकी परामर्श पे करेगा? कॉलेजियम की परामर्श पे करेगा, ठीक है, कॉलेजियम की परामर्श पे करेगा। और कॉलेजियम में 3 व्यक्ति होंगे। कॉलेजियम का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, एक लोकसभा का विपक्षी दल का नेता होगा और एक आपका गृह मंत्री होगा। एक आपका कौन होगा? गृह मंत्री होगा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। राष्ट्रपति कॉलेजियम की परामर्श पर, राष्ट्रपति जो है कॉलेजियम की परामर्श पर नियुक्ति करेगा। और नियुक्ति में कॉलेजियम में 3 व्यक्ति, नियुक्ति में कॉलेजियम में 3 व्यक्ति होंगे, ठीक है। और 3 व्यक्तियों में एक प्रधानमंत्री, एक विपक्षी दल का नेता, एक गृह मंत्री होगा। अब देखो, नियुक्ति होने के बाद अब बात करो कार्यकाल की। अब बताओ इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल बताओ बच्चों। ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं, कॉलेजियम में कितने सदस्य हैं? सीधा प्रश्न आता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कॉलेजियम का सदस्य कौन होगा, कौन नहीं होगा? मानवाधिकार के कॉलेजियम में कौन है? सूचना आयोग के कॉलेजियम में कौन है? आप कॉलेजियम को इतना मतलब यूं मतलब लाइटली कि मैडम हम तो कॉलेजियम को आराम से समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। चलो इसका कार्यकाल कितना है? बिल्कुल मोतीलाल मीना जी बात को सही पकड़े, 5 वर्ष व 65 वर्ष आयु, जो पहले हो जाए, 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, ठीक है, 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो जाए। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। क्या ध्यान से सुनना है? इस पर पद पर पुनः नियुक्ति, पद पर पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, परंतु अब बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को अच्छे से सुनना। पद पर पुनः नियुक्ति नहीं होगी, मतलब अगर कोई अध्यक्ष बन गया तो वो वापस अध्यक्ष नहीं बन सकता। अगर कोई मतलब सदस्य बन गया तो वापस सदस्य नहीं बन सकता। पॉइंट समझे? पद पर पुनः नियुक्ति नहीं होगी। यहां तक तो समझ में आई बात। पर अब ध्यान से सुनना, अगर कोई सदस्य है, अगर कोई सदस्य है तो वो अध्यक्ष तो बन ही सकता है, क्योंकि पहले तो वो सदस्य के पद पे था, अब किसके पद पर है बच्चों? अध्यक्ष के पद पर है। मेरे प्रश्न का जवाब दो, क्या अध्यक्ष सदस्य बन सकता है? देखो एक बात समझना, सदस्य नहीं बन सकता वापस, एक बार बन गया दूसरी बार वापस नियुक्त नहीं होगा। अध्यक्ष एक बार अध्यक्ष बन गया दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनेगा, ठीक है ना, दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनेगा। पर क्या सदस्य अध्यक्ष बन सकता है? पर क्या सदस्य अध्यक्ष बन सकता है? बिल्कुल, जो सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है। ध्यान से सुनना, मैंने इसीलिए कहा था बात को ध्यान से सुनना। परंतु
सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, परंतु सदस्य अध्यक्ष बन सकता है। अब बात ध्यान रखना, परंतु कार्यकाल संयुक्त रूप में 5 वर्ष ही होगा। कार्यकाल संयुक्त रूप में 5 साल ही होगा। ये बात ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अगर आयोगों से प्रश्न आता है, सूचना आयोग से प्रश्न आता है ना, तो ये एक अच्छा पॉइंट कवर करेगा, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट करेगा। और वो क्या कवर करेगा कि पुनः पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, सही बात है, परंतु सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सदस्य क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? परंतु कार्यकाल जो होगा ना, मान लो सदस्य के रूप में उसने 3 साल काम कर लिया, सदस्य के रूप में 3 साल काम कर लिया, तो अब वो अध्यक्ष बन गया। ना, तो बच्चों ध्यान रखना, वो 2 ही साल काम करेगा, क्योंकि टोटल टाइम क्या है? 5 साल ही है ना, टोटल टाइमिंग क्या है? 5 वर्ष ही है। तो अगर उसने 3 साल काम कर लिया और फिर वो अध्यक्ष बन गया, और अध्यक्ष बनने के बाद वो 2 साल रहेगा, क्योंकि टोटल कुल कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा। क्या मेरी इन बातों को समझे? क्यों? देखो, मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रही हूँ क्योंकि जब कभी मैंने शुरू किया था इसको पढ़ना, तो मेरे लिए ये जो था वो बहुत टफ था, क्योंकि जब किताबों में भाषाएं लिखी जाती है तो समझ में नहीं आता, और ऐसे पॉइंट्स जो है वो एक बेसिक क्लास में, जैसे कांस्टेबल की क्लासें, बेसिक क्लासों में डिस्कस नहीं हो सकती इस बात को, ठीक है ना। अगर हम हायर लेवल पे पढ़ा रहे हैं, आईएएस पढ़ा रहे हैं या आरएस के मेंस के प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहीं ये बातें डिस्कस होती हैं। जबकि कांस्टेबल और जो पटवार है या रिट है, कोई भी ऐसी भर्ती है जो आजकल कंपटीशन एक बहुत अच्छा तैयार करती है, तो वहां ऐसी चीजें डिस्कस नहीं भी की जाती। और दूसरी बात है, किताबों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया हुआ है, मैंने इसको आपके सामने एकदम इजी वे में रखने की कोशिश की है, ताकि आप गलती न करो। गलती में कहां करोगे? पुनः पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, सही है, परंतु सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, ये ध्यान रखना। और तो और, चाहे वो अध्यक्ष चाहे सदस्य अध्यक्ष बनाओ, परंतु बेटा जी उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष ही होगा, ठीक है ना, 5 वर्ष ही होगा। यहां तक क्लियर? कार्यकाल कंप्लीट। तो एक छोटी सी बात और देख लो, त्यागपत्र। तो हम सबको पता है, अगर इन सभी को त्यागपत्र देना होगा तो यह सभी त्यागपत्र किसको देंगे? यह सभी त्यागपत्र किसको देंगे? यह सभी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। चलो अगली बात क्या है? अगली बात एक और है, इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब पद पे रहने के बाद अगर कोई सेवा शर्तें, मतलब जो वेतन है, उस वेतन में आप पद पे रहते हुए कटौती नहीं कर सकते हो, तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। कार्यकाल, त्यागपत्र। चलो एक बात और मुझे आपको समझानी थी, वो और सुन लो तो सुनना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। देखो, मैं बात करूंगी दर्जा, स्टेटस, दर्जा। उस दर्जे में तुम्हें एक बात समझनी है, और वो बात क्या समझनी है? दर्जे में क्या समझनी है बात को? बात ये समझनी है कि जो सूचना आयुक्त है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त, तो जो मुख्य सूचना आयुक्त है, वो मुख्य सूचना आयुक्त, उसका पद होगा मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर। उसका पद क्या होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर। और अगर अन्य आयुक्त है, अन्य सूचना आयुक्त हैं, उनका पद होगा अन्य चुनाव आयुक्त के बराबर। अब आप कहोगे मैडम बराबर होने से क्या मतलब है? बराबर होने से सीधा सा मतलब है कि जो सेवा शर्तें चुनाव आयुक्त की होंगी, वही सेवा शर्तें सूचना आयुक्त की भी होंगी, ठीक है। तो इन्हें दर्जा, क्योंकि देखो मैं तुम्हें जब सतर्कता आयोग पढ़ाऊंगी ना, तो सतर्कता आयोग में फिर दर्जा समझाऊंगी। तो सतर्कता आयोग में अलग है, यहाँ अलग है, और सतर्कता आयोग में अलग है। तो अगर मैं बात करूं मुख्य, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है, मुख्य सूचना आयुक्त का दर्जा किसके बराबर? मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर। और अगर अन्य ठीक है, जो बाकी है, अन्य सूचना आयुक्त का दर्जा है अन्य चुनाव आयुक्त के बराबर। यहां तक क्लियर पॉइंट को? चलो अब बात कर लेते हैं पद से हटाने की।
बात कर लेते हैं पद से हटाना। तो पद से हटाने में वही सिंपल सी बात है, ध्यान रखना, कदाचार व असमर्थता या अक्षमता, कदाचार व अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात क्या, कदाचार और अक्षमता से सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जांच से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। और दिवालिया या कहीं बाहर से वेतन प्राप्त हो रहा है या मानसिक और शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ है, अगर ऐसी परिस्थिति है तो राष्ट्रपति बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के, बिना सर्वोच्च न्यायालय की जांच के भी हटाया जा सकता है। आधार क्या होना चाहिए, दिवालिया हो या बाहर से वेतन प्राप्त हो, ठीक है, या चरित्रहीन हो, ठीक है, या फिर मानसिक या शारीरिक रूप से क्या होना चाहिए, अस्वस्थ होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो राष्ट्रपति हटाएगा बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से। परंतु कदाचार और अक्षमता, ध्यान से सुनना, कदाचार और अक्षमता, अगर ये दोनों कारण है ना, तो इन दोनों कारणों पर सर्वोच्च न्यायालय की पहले जांच होगी और जांच होने के बाद में राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। पॉइंट यहां तक क्लियर? तो पद से हटाने की व्यवस्था भी आपकी हो गई, ठीक है। पद से हटाने की व्यवस्था के बाद में बात कर लेते हैं कि सूचना आयोग काम क्या करती है। सूचना आयोग काम क्या करेगी? तो देखो, जो सूचना आयोग है वो सूचना के अधिकारों की, सूचना के अधिकारों की रक्षा करती है किसी भी प्रकार से। दूसरी बात क्या है, सूचना अधिकारों का प्रचार प्रसार करती है, प्रचार प्रसार करती है, मतलब जितना हो सकता है इसके बारे में जागरूकता बढ़ाती है। इसके बारे में क्या करती है, जागरूकता बढ़ाती है, ठीक है। तीसरी बात हम बात करें, अगर कोई लोक सूचना, अगर लोक सूचना अधिकारी अगर कोई गलती कर दे, ठीक है, तो गलती के परिप्रेक्ष्य में 250 रुपए पर डे का जुर्माना, 250 रुपए पर डे का जुर्माना, या आप कह सकते हो कुल टोटल कितना हो सकता है, 25,000, 250 रुपए मतलब 250 रुपए पर डे जुर्माना लगाएगी, ठीक है ना, और 250 रुपए पर डे जुर्माना लगाएगी, जिसमें अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है, 25,000 हो सकता है। अगर कोई आपका लोक सूचना अधिकारी है, अगर कोई भी लोक सूचना अधिकारी है जिसने सूचना गलत दी या सूचना देने में विलंब किया, सूचना या तो गलत दे दी या सूचना देने में विलंब किया, तो उस परिस्थिति में वो उस पर जुर्माना लगा सकती है, ठीक है, जुर्माना लगा सकती है। 250 रुपए पर डे का जुर्माना रहेगा और 25,000 टोटल रहेगा। 25,000 से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना, 25,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। और पर डे कितना जुर्माना लगेगा, 250 पर डे का जुर्माना रहेगा। तो जो आपकी सूचना आयोग जो है, ठीक है, जो सूचना आयोग है वो सभी प्रकार की सूचनाएं, वो सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध, सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने का आदेश देती है। और अगर मान लो किसी अधिकारी, सूचना अधिकारी अगर पद पर नहीं है, कोई सूचना अधिकारी पद पर नहीं है, तो उस व्यक्ति को नियुक्त करने की भी परामर्श कौन देती है, सूचना आयोग दे सकती है। उस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए भी कौन देगी, रिपोर्ट सूचना आयोग देगी। तो सूचना आयोग सूचना अधिकारों की रक्षा करती है, सूचना अधिकारों का प्रचार प्रसार करती है, उसकी जागरूकता बढ़ाती है। अगर लोक सूचना अधिकारी गलती कर दे, सूचनाएं नहीं दे सही समय पर, ठीक है, सही समय पर नहीं दे, ठीक है, उस परिस्थिति में 250 पर डे का जुर्माना और 2,500 पर डे का जुर्माना, और जो है वो 2,500 कितना हो सकता है, लास्ट 2,500 हो सकता है। सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु आदेश दे सकता है और सूचना के अधिकारों की क्या कर सकता है, ये सूचना के अधिकारों की क्या कर सकता है, नियुक्ति।
सूचना के अधिकारी अगर कोई है, पद पर नहीं है, तो उनकी नियुक्ति करेगा। अब पहला सूचना आयुक्त कौन था? प्रथम कौन था? प्रथम सूचना आयुक्त कौन था? बताओ। इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूं, इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकती हूं। वजहत हबीबुल्लाह, ये कौन थे? वजहत हबीबुल्लाह कौन थे? ये प्रथम सूचना आयुक्त थे। वर्तमान सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये पहले सूचना आयुक्त थे, ठीक है ना। प्रथम सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हारी होगी। तुम देख लेना नया कौन थे, नए अभी कौन है। इसमें एक और ध्यान रखना, सूचना आयोग की जो शक्तियां हैं, इसमें एक बात और ध्यान रखना, सूचना आयोग की जो शक्तियां हैं वही शक्तियां हैं क्या होंगी? शक्तियां क्या होंगी? जो शक्तियां हैं वो होंगी सीवीसी। सीवीसी 1908 के तहत समन जारी करना, शपथ पत्र जारी करना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गवाही रिपोर्ट करना, मतलब गवाही रिकॉर्ड करना। अगर किसी को कोई समस्या है, सूचना सही नहीं मिली या सही समय पर नहीं मिली, अगर ऐसी कोई समस्या रहेगी, ठीक है, ऐसी कोई समस्या रहती है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करना उसकी क्या है? शक्ति है, ठीक है ना। यह आपका सूचना आयोग जो है वो मेरी तरफ से कंप्लीट है। अगला जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इंग्लिश में आप कहते हो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहोगे? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग से किस प्रकार प्रश्न बनता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। केंद्रीय सतर्कता आयोग, अब देखो सीवीसी, इसके लिए हुआ क्या? 1962 में भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए, देखो सूचना आयोग बनती है सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए, या अगर कहीं भी सूचना के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए आयोग बना दिया। मानवाधिकार आयोग बना, मानव के अधिकारों की अगर रक्षा करने के लिए। परंतु अगर बात करें सतर्कता आयोग का क्या मतलब हुआ, ये क्या काम करता है? सूचना आयोग का मतलब सूचनाओं के अधिकारों की रक्षा करना, मानवाधिकार के मतलब मानव अधिकारों की रक्षा करना। ये सतर्कता आयोग क्या करेगा? तो सतर्कता आयोग का काम है भ्रष्टाचार को रोकना, या भ्रष्टाचार अगर कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करता है, ठीक है। भ्रष्टाचार का जो व्यक्ति है, जिसने भ्रष्टाचार के जिस पर आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति पर कार्यवाही करने का काम कौन करता है? सतर्कता आयोग करता है। तो भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए आप यूं कह सकते हैं, भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम क्या था? संथानम समिति। अब ये जो संथानम समिति है ना, न जाने कितनी बार एग्जाम में प्रश्न बना चुकी है, ये मैं भी नहीं बता सकती, ठीक है ना। कितनी बार एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं ये मुझे भी नहीं पता है, इतनी बार कि संथानम समिति का किससे समर्थन है? भ्रष्टाचार से। संथानम समिति कब घटित हुई? 1962 में घटित हुई। संथानम समिति कब बनी? 1962 में बनी। अब संथानम जो समिति थी, इस समिति ने अपनी परामर्श दी और इस समिति की परामर्श पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई। 62 में संथानम समिति बनी है और 64 में, ठीक है, 64 में आप यूं कह सकते हैं सतर्कता आयोग। अब ध्यान से सुनना, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग बना था, ये एक तरह से गैर संवैधानिक था, ठीक है। ये सतर्कता आयोग क्या था? गैर संवैधानिक था। और इस सतर्कता आयोग को केंद्रीय, या यूं कह सकते हो मंत्री परिषद के प्रस्तावों के द्वारा बनाया गया था। इसे संसदीय पद्धति से इसका निर्माण नहीं हुआ था। फिर ध्यान रखना, ये सांविधिक नहीं था। अब आज तो सांविधिक है, पर 1964 में जब इसे बनाया था ना, तब यह बना था मंत्री परिषद के प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति ने बना दिया था। मंत्री परिषद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति ने बना दिया 1964 में।
अब 1964 के बाद, अब 1964 के बाद हुआ क्या, 1998 में राष्ट्रपति ने, 1998 में राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके इस आयोग पर अध्यादेश जारी करके इस आयोग पर कार्यवाही आगे की। मतलब इसकी जो स्थापना थी, उस स्थापना में राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके इस आयोग को लागू कर दिया। अब बात यहां आती है कि क्या राष्ट्रपति ने अध्यादेश से जारी किया तो यह सांवैधिक था? तो देखा जाए यह सांवैधिक ही था, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या था, सांवैधिक ही था, क्योंकि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके इस आयोग को क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। अब हुआ क्या, अध्यादेश खत्म होता, वापस ले आते, फिर खत्म होता, फिर ले आते। इस तरह करते करते अगर हम बात करें तो आपके यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2003 में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2003 में। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी 2003 में, उन्होंने संसदीय प्रक्रिया द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। अब आप कहोगे मैडम दो बार स्थापना कैसे हो रही है? तो बच्चों दो बार स्थापना नहीं है, यहां तो वो सिर्फ आयोग एक तरह से मंत्री परिषद के प्रस्ताव से बना था, ठीक है ना, यहां उसको अध्यादेश से, परंतु उसे आज हम जो देखते हैं ना, वर्तमान में जो सतर्कता आयोग एक सांविधिक आयोग है। ये सतर्कता आयोग कैसा आयोग है? सांविधिक आयोग है। मतलब यह संसद की प्रक्रिया द्वारा, इसे संसदीय प्रक्रिया द्वारा गठित किया गया है। और संसदीय प्रक्रिया द्वारा कब गठित किया गया? 2003 में, ठीक है। संसदीय प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं सीवीसी एक्ट 2003। अब प्रश्न आता है, अब देखो, अब क्वेश्चन तैयार ये होता है कि आपके यहाँ भारत में सतर्कता आयोग की सिफारिश किसने दी? संथानम समिति ने। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कौन से आयोग काम करती है? सतर्कता आयोग काम करती है। आपके भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए संथानम समिति की सिफारिश पर सतर्कता आयोग कब गठित हुआ? 1964 में। कब घटित हुआ? 1964 में, ठीक है। और हम देखें वर्तमान में अभी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है वो गठित हुआ है सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा। अब सीवीसी एक्ट जो 2003 है वो सदस्यों की बात करता है, कार्यकाल की बात करता है। तो आपके यहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की आगे बात करते हैं। यहां तक क्लियर? स्थापना हो चुकी थी 1964 में। इसको ध्यान मत रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये अध्यादेश जारी हुआ था। जहां तक मुझे पता है एग्जामिनर तुमसे प्रश्न नहीं पूछेगा बच्चों, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है एग्जामिनर इस प्रश्न को यहां से टच नहीं करेगा, इसको भूल जाना, मैंने केवल तुम्हें सिंपली बताया है। यहां ध्यान रखना 64 में सबसे पहले गठित हुआ, और यहां केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 के द्वारा जो आज वर्तमान में सतर्कता आयोग देख रहे हो, ठीक है, वो आयोग किसके आधार पर है? 2003 के आधार पर। देखो चलो, इस आयोग में सदस्य कितने हैं? आयोग में सदस्य कितने होंगे? 1+2। आयोग में सदस्य कितने होंगे? 1+2। देखो सदस्य कितने होंगे? एक होगा अध्यक्ष और 2 होंगे इसके अन्य सदस्य। एक होगा अध्यक्ष, दूसरा होगा अन्य सदस्य। चलो, नियुक्ति कौन करेगा इनकी? बिल्कुल आप सबको पता है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति करेगा किसकी परामर्श पर? कॉलेजियम परामर्श पर। राष्ट्रपति करेगा किसकी परामर्श पर बच्चों? कॉलेजियम की परामर्श पे करेगा। यहां फिर क्या ध्यान रखना है? कॉलेजियम में कौन आते हैं?
कॉलेजियम में प्रधानमंत्री होगा, कॉलेजियम में लोकसभा का विपक्षी नेता होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री होगा, विपक्षी नेता होगा और एक होगा गृह मंत्री, ठीक है। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कॉलेजियम संबंधी अगर हम परामर्श की बात करते हैं तो कॉलेजियम परामर्श देगी जिसमें ये 3 होंगे सदस्य। चलो, योग्यता क्या होगी, योग्यता क्या होगी? तो योग्यता के लिए सिंपल सी बात है, अखिल भारतीय सेवकों व केंद्रीय सेवा के अधिकारियों को, सीधी सी बात क्या है, अखिल भारतीय सेवा में जो अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवा में जो अधिकारी होंगे या फिर केंद्रीय सेवा में जो अधिकारी होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, कॉलेजियम की परामर्श पे करेगा। और योग्यता क्या होनी चाहिए, सदस्य किससे होंगे, सदस्य होंगे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होंगे या केंद्रीय सेवा के अधिकारी होंगे। चलो, एक जो सबसे अच्छी बात है वो पता है क्या है, इसका कार्यकाल कितना है, कार्यकाल कितना है बताओ। कार्यकाल को लेकर अच्छा प्रश्न तैयार होता है, कार्यकाल कितना है? बिल्कुल, कार्यकाल को लेकर एक ये अटपटी सी बात है ना, 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु, इसका कार्यकाल बड़ा ही मतलब यूनिक सा है, 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु, ठीक है, बिल्कुल 4 या 65 वर्ष आयु। अभी मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी ना, दर्जा, तो मुझे ये बताओ आपके जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है वो दर्जा किसका रखेगा, यूपीएससी अध्यक्ष के बराबर इसका दर्जा होगा। और जो अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे उनका दर्जा होगा यूपीएससी के अन्य सदस्यों के बराबर, यूपीएससी के अन्य सदस्यों के बराबर। बात ध्यान क्या रखनी है, मुख्य सतर्कता आयुक्त यूपीएससी अध्यक्ष के बराबर दर्जा रखेगा और जो अन्य होंगे बाकी 2 वो रखेंगे यूपीएससी के सदस्यों के बराबर दर्जा रखेंगे, ठीक है। दर्जा रखने का मतलब क्या हुआ, जो सेवा शर्तें इनकी है, वेतन भत्ते जहां से आएंगे, आज कितना वेतन मिल रहा है, वही सेवा शर्तें किसकी होंगी, इनकी होंगी। मतलब इनके वेतन में, इनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, पद पर पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, दूसरी बात, पद के ऊपर पुनः नियुक्त नहीं हो सकता, अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं हो सकता और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बाद, मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर भी नियुक्त नहीं होगा। पॉइंट यहां तक क्लियर? कार्यकाल हो गया और इन्हें दर्जा कहां का मिल रहा है, त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, इतनी तो उम्मीद कर लूंगी सीधा समझ जाओगे। त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। चलो, पद से कैसे हटाओगे, अब पद से हटाने के लिए आप कहोगे मैडम क्यों इतनी देर लगा रहे हो, बिल्कुल वही तरीका है, कदाचार व अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। प्रोसेस बिल्कुल वही सेम है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, वही बात है। जांच के दौरान इस व्यक्ति को आप निलंबित कर सकते हैं और ये सूचना आयुक्त में भी ये था, सूचना आयुक्त में भी था, शायद मैंने समझाया नहीं होगा। जांच के आधार पर आप क्या कर सकते हो बच्चों, निलंबित कर सकते हो। जांच के आधार मतलब जांच जब चल रही है ना, तो जांच के दौरान आप निलंबित कर सकते हो, उन्हें भी कर सकते हो, इन्हें भी कर सकते हो। पद से हटाने में वही है, अगर दिवालिया हो या बाहर से वेतन प्राप्त कर रहा हो या मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो, उस परिस्थिति में राष्ट्रपति बिना सर्वोच्च न्यायालय से पूछे बिना ही पद से हटा सकता है। यहां तक पॉइंट क्लियर? चलो, पद से हटाने के बाद अगर मैं बात करती हूं
तो पद से हटाने के बाद ये काम क्या करती है, इसका कार्य क्या होगा, पद से हटाने के बाद में इसका काम क्या होगा। तो देखो, पहली बात, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जो प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करती है, प्राप्त शिकायत जो है उस पर क्या करेगी, कार्यवाही करेगी। दूसरा, संसदीय अधिनियमों से बनी संस्थाओं के अधिकारियों के संबंध में, बनी संस्थाओं के अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर कार्यवाही करती है, भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत पर कार्यवाही करेगी। ठीक है। तीसरा, केंद्रीय स्तर पर अधिकारियों के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस शिकायत के प्रति कार्यवाही करेगी। ठीक है ना, कार्यवाही करना है, शिकायत की सुनवाई कर सकती है, शिकायत को सुन सकती है। पर एक बात ध्यान रखना, उस शिकायत की जो जांच है ना, वो शिकायत है, उस शिकायत की जांच सीबीआई नहीं है, सीबीआई, ठीक है ना। जांच, ध्यान से सुनना, ये केवल शिकायत पर कार्यवाही, मतलब शिकायत पर कार्यवाही कर सकती है या कार्यवाही सुन सकती है, सुनने का काम करती है। शिकायत सुन सकती है, उस पर कार्यवाही भी करती है, परंतु उसकी जो जांच होगी ना, शिकायत की जांच, ध्यान से सुनना, शिकायत की जांच सीबीआई द्वारा की जाती है, खुद जांच नहीं करती है। ये उसकी खास बात है, खुद जांच नहीं करेगी। ठीक है ना, खुद जांच नहीं करेगी, केवल सीबीआई जो है वो इसकी जो है वो जांच करेगी।